अच्छा जी, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सर हमारा मेजर टारगेट ये है कि हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये तीनों एक साथ कवर करें। सबसे पहले लिखा है बी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स अल्फा एंड ओमेगा, द फॉलोइंग बजटेड फिगर्स आर अवेलेबल। बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल्स इन यूनिट्स 20,000 अल्फा के और 8,000 ओमेगा के गिवन है। डायरेक्ट मटेरियल आपके पास गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल आपके पास गिवन है 5 kg। फिर आपके पास सर डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट भी गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल यूज पर यूनिट गिवन है 5 kg है, और डायरेक्ट मटेरियल यूज पर यूनिट गिवन है 11 kg है वो। फिर डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट गिवन है पर kg, तो आपको इन दोनों को आपस में क्या कराना पड़ेगा सर, मल्टीप्लाई। फिर सर इसी तरह आप मल्टीप्लाई कराएंगे किसको सर, यहाँ पे इन दोनों को 5 इंटू 20 करेंगे सर, आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा सर 100। 11 इंटू 11 करेंगे सर, आंसर कितना आएगा आपके पास 121। तो सर यहाँ इसका आंसर आ गया आपके पास 121। डन। फिर सर आगे लिखा हुआ आपके पास 2 इंटू 12, सर 2 इंटू 12 का मतलब कितना आ गया आपके पास सर 24। 11 इंटू 6, 1 इंटू 6 का आंसर सर आपके पास कितना आएगा सर $6। सो लाइक हियर वी गो, वी हैव लाइक दिस कॉस्ट फॉर लेबर एंड द कॉस्ट फॉर मटेरियल इज गिवन। अब ये हमने निकाल ली। अब ये छोटी छोटी चीजें यार A2 में मसला ना कर रही हूँ आपको। ठीक है, फिक्स कॉस्ट ओवरहेड्स आर फोरकास्टेड एज 3,96,000 एंड एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। आपको ये लेबर आवर्स के ऊपर निकालना है। सर लेबर आवर्स कैसे निकालेंगे, इजी कैसे सर, देखिएगा लेबर आवर निकालने के लिए 20,000 आपके पास अल्फा के यूनिट्स हैं, 2 पर आवर उसका रिक्वायर्ड है। इसी तरह 8,000 सर आपके पास यूनिट्स हैं और हर यूनिट को बनाने के लिए 1 आवर रिक्वायर्ड है। तो सर अगर आपको ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं तो आप ये लिखेंगे सर आके यहाँ पे 3,96,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 2। 20,000 इंटू 2 इस कितना हो गया सर आपके पास 40 है ना, प्लस 8 इंटू 1 कर दिया, आंसर कितना आ गया आपके पास 8,000, तो इट्स 48,000। 396 डिवाइडेड बाई 48 कर दीजिए 8.25। सर 8.25 पर लेबर आर आपकी कॉस्ट आ गई एंड दिस इज व्हाट, ये क्या निकाला मैंने, ये मैंने निकाला है सर OR। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले इस पे बात करना। डन। सर क्वेश्चन में लिखा है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के दिखाइए। सर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पास क्वेश्चन में जो आएगी वो निकालेंगे सर आप कुछ यूं। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको लास्ट टाइम भी क्लास में बताया था सर, 2 प्रोडक्ट्स हो तो दोनों को अलग अलग आप सर रखेंगे अल्फा एंड ओमेगा करके। फिर सर अल्फा की वैल्यू आपके पास आएगी DM, फिर आपके पास एक वैल्यू आएगी DL, उसके अंदर आप ओवरहेड्स को क्या कर देंगे सर ऐड। जैसे ही आप ऐड करेंगे लिखा हुआ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। आई एम रिपीटिंग द वर्ड्स, क्वेश्चन को पर यूनिट नहीं चाहिए, क्वेश्चन को क्या चाहिए हमजा, टोटल। तो टोटल का मतलब ये पहले आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या निकाल लेंगे, पर यूनिट, राइट। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट निकाल लेंगे आप तो उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से, तो फिर इवेंचुअली आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। या सबको शुरू से टोटल में लेके चले, जो भी दोनों में से एक भी बात कर रहे हो, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं भी हमजा वाली बात मान रहा हूँ, उसने टोटल मांगा है, मैं इवेंचुअली आपको समझा रहा हूँ, अगर किसी ने वैसे किया तो भी ठीक होगा, और मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए सर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हर चीज को उसके नंबर ऑफ यूनिट से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अल्फा के सर 20,000 यूनिट्स हैं, ओमेगा के सर मेरे पास कितने यूनिट्स हैं, किसी को देखें सर, ओमेगा के कितने यूनिट्स हैं सर मेरे पास 8,000 यूनिट्स। चलिए जी, सबसे पहले आ जाते हैं सर डायरेक्ट मटेरियल। सर डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट में हमें कितने का गिवन है, सर डायरेक्ट मटेरियल गिवन है सर हमें पहली वाली प्रोडक्ट का 100 का, और दूसरी वाली प्रोडक्ट का सर हमारे पास गिवन है 121 का। सर जरा मल्टीप्लाई कर लें इसको, मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर निकालिएगा। 20 इंटू 100 200,000, राइट, पहले वाले का। फिर 8,000 इंटू 121, आंसर निकालिएगा 8,000 इंटू 121, 200 2,000 2,000। सर दूसरे वाले का आंसर निकालिए, बोलने सही बोल रहे हैं 968। सर यहाँ लिखा मैंने 968,000, ये भी हो गया। लेबर की बात करें सर, एक लेबर कितनी की है सर मेरे पास 24, और दूसरी लेबर सर मुझे कितने की पड़ेगी सर 6। पहले वाले का आंसर बताइए 4,80,000। सर इसका आंसर आ गया 4,80,000। इसका आंसर सर आपके पास कितना आया 48,000। सर इसका आंसर आ गया 48,000। ये दोनों वैल्यूज यहाँ लिख लें। फिर सर उसके बाद ओवरहेड्स की बात करें, ओवरहेड्स लेकिन देखिए कमाल ये है, ओवरहेड दोनों पे सेम अप्लाई हो रहा है, $8.5 पर आवर पर लेबर आवर। अब लेबर आवर्स आपको निकालने, अब सुनिएगा गौर से, 20,000 यूनिट्स के लिए हर यूनिट के लिए 2 दफा आपको काम कर 2 घंटे यूज करेंगे आप। तो पहले तो आप इसका 20,000 का पहले तो आप 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे सर 2 से, टोटल नंबर ऑफ आवर्स आएंगे, टोटल नंबर ऑफ आवर्स आपके पास कितने आ जाएंगे 40,000।
40,000 को आप 8.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8.25 से 3,30,000। और सर रिमेनिंग का आंसर बताइएगा सर। 66 होगा। सही है सर। डायरेक्ट कैसे किया? दो तरीकों से। एक तरीका भी बता रहा हूँ, दोनों बता रहा हूँ आपको। दोनों तरीके एप्लीकेबल हैं। सुनिए एक काम की बात बताऊँ आपको, यहाँ देखें, इधर देखो हमजा, मैथ, सिंपल मैथ। सर मैंने इसके अंदर क्या अप्लाई किया, यहाँ देखना। हाँ यहाँ देखना सर, 3,96,000 मल्टीप्लाई बाय 40,000 डिवाइडेड बाय 48,000। मैंने इसको प्रोपोर्शन निकाल लिया। एक्चुअली अगर गौर से मेरी बात को सुनोगे समझोगे तो मैंने ये 3 जीरोस को काटा, थोड़ी सी मैथ सिखा रहा हूँ है ना। 40/48 हो गया। 40/48 का मतलब कितना हो गया सर? अगर मैं इसको 4 से कर दूं तो कितने टाइम्स? ये 10 टाइम्स। और ये कितने टाइम्स है? 12 टाइम्स, है ना। और शॉर्ट कर सकते हैं इसको कितना? 5/, वेरी गुड, 6। सर इससे मेरा काम आसान हो गया। आई मेरी बात समझ में? एक अगर 5/6 है, दूसरा 1/6 है, तो मैंने इस तरह इसको प्रपोर्शन किया। ये भी एक तरीका है सर। सर उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताइएगा, इन सबका टोटल निकाल लेते हैं। 2.52 पूरा पूरा टोटल कॉस्ट बतानी है, सबका टोटल निकालो। 252,000 सही है। एक और जीरो होगा, मेरे ख्याल से भी यही आने वाला है, कुछ गलत बता रहा है। 2810 और 000। सर ये आंसर आएगा आपके पास, निकाल लीजिए। दूसरे का आंसर निकालिए सर। हाँ ना, 8 लाख हो गया ना ये। 1082 सर इसका आंसर आ गया आपके पास 1082 और फिर 000। तो सर यहाँ निकालेंगे आप 1082 000। सर यहाँ आंसर आ गया आपके पास। अब ये कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट निकाल दो। आई हैव 2 वेज टू डू इट। इसका आंसर निकालने के आई हैव 2 वेज। पहला क्या करूँ मैं, या तो जो कॉस्ट आई है उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दूँ, या तो टोटल निकाल के भी चेक करूँ। मैं आपको दोनों काम करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक बार प्रैक्टिस हो। थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ सर मैं अल्फा, यहाँ लिख देता हूँ सर मैं आगे ओमेगा। यहाँ मैं दो चीज़ों को इसके अंदर ना लिख देता हूँ। सर अब सबसे पहले आ जाते हैं सर किसके अंदर, डायरेक्ट मटेरियल पे। सर पूरा लिख रहे हैं आप? यस मैं पूरा लिख रहा हूँ ताकि हम उसको डिवाइड करके चेक कर सकें आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। मटेरियल कितने का है सर आपके पास? 100 का। दूसरे का मटेरियल कितना है सर आपके पास? 121। डीएल आपके पास कितने का है सर? 24। और सर दूसरा वाला कितना है सर? 6। ओवरहेड्स आपके पास कितने के? 8.25। मैंने लिखा 8.25 इंटू 2 का मतलब हो गया सर 16.5, है ना। और सर दूसरी तरफ 8.5 ही रहेगा क्योंकि लेबर आर वहां पे एक ही अप्लाइड है। तो यहाँ लिखा मैंने आगे 8.25, राइट। लेबर आर यही है सर। जरा सबको प्लस कीजिए, आंसर बताइए। इससे भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलनी चाहिए। 124, 140.6, 40.5। सर इसका आंसर आ रहा है आपके पास 140.5। 135। और इसका आंसर क्या आ रहा है? 135.25। मुझे पहले वाले में पता नहीं क्यों डाउट हो रहा है। पहले वाले का आंसर निकालिए 2। सही है। डिवाइड करके भी सेम आंसर आ रहा है सबका, सेम है सर जी। अली ने आई बात समझ में? शॉर्ट कॉपी कर लें। द सेम क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। अलीना के एक्सप्रेशंस कांस्टेंट हैं। मैं पकड़ नहीं पाया कि आया समझ में या नहीं आया। सैनब ने तो सर पकड़ लिया, मुझे समझ में आ गया, सैनब को नहीं आया। आ गया? अच्छा डन। चलें आगे सर। इसके बाद क्वेश्चन में इसके बाद सर आपके पास गिवन है। रुक जाओ सब लोग, काम कर लो, इनका काम कर लो, फिर आगे स्टार्ट करो। सर आगे क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, कैलकुलेट करना है आपको। कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट। लिखा हुआ है द सेल्स प्राइस पर यूनिट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग 50% ऑन टू द कॉस्ट। कॉस्ट पे आपने 50% अप्लाई कर देना है। बेसिक है सर। अल्फा लिखें, ओमेगा लिखें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में यहाँ लिखें आके 140.5। दूसरी तरफ आए सर, यहाँ लिखें आके 135.5। सर उसके बाद आपके पास क्या आएगा? उसके बाद आपके पास 50% आएगा, तो आप सर इसकी सेल्स प्राइस रखेंगे। सर सेल्स, हाँ 1.5 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। पहले वाले का आंसर बताइएगा। 210.75। 135.5 इंटू 1.5
202.88 सर इसका आंसर आ जाएगा। 875 सही है, टू डेसिमल प्लेसेस तक होना चाहिए। अगर आप उसे राउंड अप राउंड डाउन भी नहीं करेंगे तो भी टेंशन नहीं है, इट्स फाइन। हाँ बट सही है, इट्स गुड। जाओ अब करते हैं, अच्छी बात है, नहीं भी कर रहे तो भी खैर है, एस्टिमेटेड है सब। अलीना की बात समझ में नहीं? अलीना ये कह रहा है क्वेश्चन में आप 50% ऑन कॉस्ट लगाएंगे, तो अगर मैं इसके ऊपर 50% लगाऊंगा तो 50% मेरा क्या होगा? प्रॉफिट। तो मैं कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करता, उससे बेहतर है मैंने इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट 50% अप्लाई कर दिया। मैंने प्रॉफिट नहीं निकाला बीच का, मैंने डायरेक्ट निकाल दिया 1.5। सही है, निकाल लो ये आंसर, लिखो। डन है सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैड बीन एडवाइज्ड दैट दे शुड अडॉप्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, allocate the production overheads. They have identified 4 major activities involved in the production cycle as machine setup, material handling, maintenance of the machinery, and production and inspection and packaging. The cost of each activity has been established and the overheads apportioned between the activities as follows. सर एक्चुअली ये क्वेश्चन ये कह रहा है मशीन सेटअप, मटेरियल की हैंडलिंग, फिर उसके बाद सर मशीन मेंटेनेंस, फिर उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है इंस्पेक्शन एंड पैकेजिंग। ये होना चाहिए आपके पास, ये 4 चीज़ों में डिवाइड की गई है एक्टिविटी। उसने हर किसी का आंसर भी लिख दिया आपके सामने। मैंने आपको ना, मैं आपको पुरानी क्लास याद दिला रहा हूँ। एक्टिविटी देखते ही ना हमारा बच्चा सबसे पहले क्या हो जाता है, बात को समझिएगा, ब्लैक आउट। मैं लिख रहा हूँ, एक्टिविटी देखी और जहन ब्लैक आउट हो गया, ऐसा लगा कभी जिंदगी में पहले कभी पढ़ा ही नहीं। मैंने आपको पता है लास्ट क्लास में क्या बात बताई थी? मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन को इतनी दफा गौर से अच्छे से पढ़ना कि ये बात समझ में आए कि जो आपको प्रोडक्शन के ओवरहेड्स गिवे ना, ये पर मंथ है, पर ईयर है, पर वीक है, या क्या है? और ये मेरी बात समझ में, मैं पहली दफा से बोल रहा हूँ। क्वेश्चन को जाके देखते हैं सर। आपके पास ऊपर क्वेश्चन में यहाँ लिखा है 396 एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। लेबर आवर्स है ना, और बजटेड फिगर्स आर अवेलेबल। ये क्या लिखा है? बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल्स कब की? मंथ वंथ कुछ गिवन है? कहाँ है? कहाँ लिखा हुआ है पर मंथ? वही तो पूछना चाह रहा हूँ, कहीं क्वेश्चन में कहीं लिखा होगा ये पर मंथ है? देख लें कहीं कोई क्वेश्चन में ऐसी कहीं बात कहीं फिक्स हुई हो कि ये पर मंथ है, ये क्या है? नहीं है ना सर, नहीं है। क्वेश्चन ये बोल रहा है ये जो 90,000 हैं इनके लिए आपको अल्फा के लिए 15 टाइम सेटअप करना पड़ता है टोटल। अब वो चाहे मशीन हो मंथ हो। मैंने अज्यूम किया अगर ये पर मंथ कॉस्ट है, अज्यूम किया अब मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं है, तो अज्यूम किया मैंने कि सर टोटल सेटअप्स आप महीने में कितने लगाते हैं? 25, 10 प्लस 5, 15 प्लस 10, 80,000 की जो आपके पास कॉस्ट है उसके ऊपर आप सर मटेरियल की हैंडलिंग 6 रिसीट्स करते हैं, 6 दफा रिसीव करते हैं और 14 टाइम्स रिसीव करते हैं, तो टोटल आप कितना रिसीव करते हैं? 20, 46, 130 और 100 सर इन दोनों को आपस में प्लस करते हैं, तो फिर सर इसका आंसर आप क्या निकालते हैं? इसका आंसर निकालते हैं आप 230। फिर सर आपके पास 180 और 40, 40 और 20 को सर आपस में ऐड करते हैं, सर इसका टोटल आंसर आपके पास क्या बनता है? इसका आंसर बनता है आपके पास 60। तो सर जो भी आपके पास टोटल आ गया, आप उससे अब एक दफा सेटअप की कॉस्ट या एक दफा हैंडलिंग की कॉस्ट या एक दफा मेंटेनेंस, ये सब निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना सर ये। अब मैं ये नहीं कर रहा, मैं इस क्वेश्चन में आपको ये बता रहा हूँ कि सर हमेशा जरूरी नहीं है कि आप हर एक्टिविटी की कॉस्ट निकाल के रखें, बल्कि आप इसका प्रोपोर्शन भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। वो कैसे, वो आप चेक करते हैं। पहले तो सर क्वेश्चन ये बोल रहा है स्टेट 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ अडॉप्टिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। डिसएडवांटेजेस बताइए। नंबर 1, पहला डिसएडवांटेज नंबर 1, इट इज एक्सपेंसिव। लिख दिया सर मैंने यहाँ पे आके, सर इट इज व्हाट? इट इज एक्सपेंसिव। टाइम कंज्यूमिंग सर बहुत बड़ा एक मसला है सर, प्रोफेशनल रिक्वायर्ड होगा। अब घर के आदमी से, घर के अकाउंट, हमजा को अकाउंटिंग सिखा के सोचा ये काम हमजा कर लेगा, नहीं कर पाया। उसके लिए हमजा को पहले मर्सिडीज 5-6 साल भेजना पड़ेगा और टोयोटा से पहले एक सर्टिफिकेशन लेगा प्रोसेस इंजीनियरिंग का, फिर वापस आएगा और ये काम करेगा। पहले भेजना पड़ेगा अलीना को यहाँ से कहीं स्वीडन वेडन, पहले एक्सप्रेशन चेंज कराने पड़ेंगे, फिर वापस आएंगे। उन एक्सप्रेशन की वजह से जो कहानी आएगी ना, वो प्रोसेस री इंजीनियरिंग होगी। अच्छा वैसा तो ये मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं हमसे एक बात बताऊँ, वैसे अलीना एक बात बताऊँ, ये किस्सा जो है ना एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, वो बंदा ना जो पहले अकाउंटिंग कर रहा होता है, जो पहले रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है, उसका बिल्कुल माइंड स्विच करके वापस आता है वो। दिस इज अबाउट प्रोसेस री इंजीनियरिंग। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि मैं आपको TCR में भेज दूँ हमजा, और मैं जैनब आपसे बोलूँ, मैं अलीना आपसे बोलूँ, अरीब बोलूँ कि यहाँ जो कुछ हो रहा है ना, उसमें जो एक्टिविटी फजूल है उसे बंद कर दो। हम पाकिस्तानी तो जहन ऐसा लेके आएंगे सब बंद कर दो, लेकिन असल में ना दुनिया में हर एक्टिविटी का कोई काम है, उसके बारे में पूरी ऑब्जर्वेशन करना, फिर उसके बारे में पूरा उसका स्टांस निकालना, बताना, समझना कि हाँ यार जरूरी है या नहीं।
एक बड़े अच्छे प्रोफेशनल आदमी का काम है। बात समझ आ रही है ना ये? फिर एक बात बताओ, ये जो प्रोफेशनल है बॉस, ये फ्री में आ रहा है? नहीं ना, पैसे लेगा ना। तो ये एक और मसला है, और इसको आप निकाल नहीं सकते फिर प्रोसेस में। कभी ना कभी तो कोई चेंज लाओगे ना। ही इज द वन हु इज द की टू लाइक रिमूव एंड ऐड समथिंग, यही है बंदा। आगे बढ़े सर। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सुनिएगा सर, मैंने आपसे उस दिन भी बोला था कि जो डाटा हम पहले लिख लेते हैं उस डाटा को फिर हम चेंज नहीं करते। तो मैंने कहा अल्फा एंड ओमेगा दो के बारे में बात करते हैं। पहले लिखूंगा सर डायरेक्ट मटेरियल, फिर लिखूंगा डायरेक्ट लेबर। क्वेश्चन में देखें सर, डायरेक्ट मटेरियल क्या है सर? 2000 968,000। तो वहीं से ले सकते हैं, बिल्कुल सही। मैं फिर भी लिख रहा हूँ समझाने के लिए, 2000 और दूसरी चीज सर मैं क्या लिखूंगा इसके अंदर? दूसरे वाली की वैल्यू पढ़िएगा कोई? 968,000। सर डीएल की वैल्यू बताओ भाई? 4,80,000। बिल्कुल सही हो गया, वेरी गुड। दूसरा, दूसरे का है सर आंसर 48,000। फिर सर आपके पास अगर ये सारी कॉस्ट आ गई तो अब आप सर इसके अंदर ऐड करेंगे ओवरहेड्स। लेकिन अब ओवरहेड्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट से नहीं जाएंगे, बल्कि चार एक्टिविटीज हैं। एक्टिविटी का नाम पढ़िए। पहली एक्टिविटी क्या होगी? मशीन सेटअप। दूसरी एक्टिविटी क्या होगी? मशीन रिक्विजिशन। तीसरी एक्टिविटी क्या है? पढ़िए। हैंडलिंग की है ना कॉस्ट? इंस्पेक्शन एंड हैंडलिंग है। पहले मशीन की मेंटेनेंस है। नहीं, मैं खुद देख लेता हूँ, रुको, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। हाँ, फिर एम एच, फिर एम एम। पहले एम एच है, पहले एम एच है, फिर उसके बाद एम एम है, और फिर सबसे लास्ट में आपके पास है क्वेश्चन में लास्ट वाला क्या है? इंस्पेक्शन एंड पैकेजिंग, आई एन पी। सर ये सारी वैल्यूज आ गई। अब सर सुने, सबसे पहले एम एस की टोटल वैल्यू देखिएगा। सर एम एस की वैल्यू है 90,000, तो मैंने सर यहाँ के लिखा सबसे पहले क्या चीज? 90,000। अब जरा ध्यान दीजिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं इसको कंप्लीट स्प्लिट करने जा रहा हूँ 15/25। आ गई बात समझ में? अगर मैं 15/25 इसका निकाल लूँ तो एक प्रोडक्ट पे चला जाएगा। टोटल की बात कर रहे हैं ना ये। तो मैंने निकाला सर, इसको मल्टीप्लाई करूंगा सर मैं 15/25। तो सर 15/25 मेरा अपॉर्शनमेंट हो गया, और 15/25 यहाँ चला गया, तो दूसरी तरफ 10 अपॉन कितना हो गया? 25। बिल्कुल सही। पहले वाले का आंसर कितना आ रहा है? 54,000। दूसरे वाले का आंसर कितना आ रहा है सर? 36,000। दूसरे वाले का आंसर आ रहा है 36,000। फिर दूसरी वाली कॉस्ट पड़ी है कितनी है? 80,000 की कॉस्ट है सर मशीन हैंडलिंग की, मल्टीप्लाई बाय सर उसका जो फ्रैक्शन बन रहा है वो 6/20 बन रहा है। सर मैंने यहाँ लिखा कि 6/20, और दूसरी तरफ सर खुद ब खुद लिख लीजिए 14/20। 80 का 6/20 निकाल लीजिए सर, 48। 24,000। सर इसका आंसर आ गया 24,000। अगर इसका 24 है तो अगले वाले का सर 56 है। 56 या 66? 56। फिर 80,000 की कॉस्ट है सर 46,130। सही है सर, मैंने लिखा सर, यहाँ लिखूंगा मैं 46,000, यहाँ लिखूंगा सर मैं आगे 130 डिवाइडेड बाय 230, और सर यहाँ आगे मैं लिखूंगा सर इसके अंदर 100 डिवाइडेड बाय 230। सर आंसर निकाल लीजिए इसका। 26,000 और 20,000। सर यहाँ तक वैल्यू आ गई। सर उसके बाद लास्ट वाला काम चेक करते हैं सर। 1,80,000 40 एंड 20 में डिवाइडेड है। 1,20,000 नहीं 180 है ना? 180 है, और मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको 40/60 से और 20/60 से। पहले वाले का आंसर आएगा सर आपके पास 1,20,000, और दूसरे वाले का आंसर आएगा 60,000। दूसरे वाले का आंसर आएगा आपके पास 60,000। क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स एलोकेटेड टू ईच लेवल ऑफ एक्टिविटी। पहली बात बताऊं आपको, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने ये दोनों चीजों पे 0 मार्क्स लिए। ये क्यों कह रहे हैं आप? टोटल प्रोडक्शन क्या मांगा इसने? इसने मांगा नहीं था हमसे टोटल कॉस्ट, हमने जबरदस्ती निकाली है। गेटिंग इट? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा A2 में। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स मांग रहा था वो। खैर है, वो तो मैंने आपको सिखाने के लिए निकालने। देखो कि बात इतनी है। सर आंसर निकालिएगा पहले वाले का, फुल निकालिएगा, टोटल सारा सब कुछ प्लस माइनस करके।
2704000 दूसरी तरफ का आंसर निकालिएगा। एट सेवन 000। क्वेश्चन कह रहा है रीकैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट निकालिए। सही है सर। मैं सबसे पहले लिखता हूँ सर अल्फा एंड ओमेगा। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा आगे सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन में चेक कीजिए सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी कितनी आ रही है। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस वैल्यू को आप डिवाइड कीजिए। गलत आ रहा है, कुछ गलत आ रहा है। ऊपर वाली वैल्यूज को प्लस किया इन सबको। फिर से देखो हमजा कुछ गड़बड़ है। सब लोग यार पहले चेक करो, अरीब आंसर बताओ मुझे सही आ रहा है गलत आ रहा है। 78 लिखते हैं 1188। तुम्हारा भी ये आ रहा है 1188 000 आ रहा है। अलीना का ये भी नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है। यही आ रहा है, ओके सर। दूसरा आंसर सही है 2700400 सही है सर। अब इसको डिवाइड करते हैं सर यूनिट से। सर पहले वाले के यूनिट है 8000, नहीं पहले वाले के यूनिट है सर आपके पास 20000 और दूसरे वाले के यूनिट है सर आपके पास 8000। सर डिवाइड कर दीजिएगा यूनिट से ताकि आपको पर यूनिट मिल जाए। 135.2। 135.2। दूसरे वाले का आंसर निकालिएगा सर आप। 148.5 सर ये आंसर आ गया। फिर सर हम इसकी क्या निकालेंगे, फिर हम यहाँ जाएंगे सर इसके अंदर सेलिंग प्राइस निकालना है। कैसा बेटा इसकी सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1.5 कर देंगे। सेम रूल, मल्टीप्लाई करके प्राइस निकालिएगा। दो ही क्वेश्चन होंगे, तीसरा नहीं होगा। कल की क्लास जाएगी इसी। क्या है आंसर बॉय? 222.75 होगा। अच्छा ओ का 222.75 और इसका आंसर बताओ। 202.8। उल्टा मतलब इसकी कम इसकी ज़्यादा हो गई तो ज़्यादा अच्छा कौन सा वाला है? एक्टिविटी तो ज़्यादा क्लोज है, ज़्यादा रियल है। तो इसका मतलब है पहले एक चीज़ ज़्यादा महंगी बेच रहे थे और एक चीज़ जो है वो सस्ती बेच रहे थे। करना क्या चाहिए? पहली बात तो करना ये चाहिए दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर सेम परसेंटेज क्यों लगाई है। एक पे कम लगाओ, एक पे ज़्यादा लगाओ, फ्लैट 50। और दूसरी बात कॉस्ट रिकैलकुलेट की तो पता चला एक की कॉस्ट पहले आप कम निकालते थे, उसकी कॉस्ट ज़्यादा निकल आई, और जिसकी ज़्यादा निकालते थे उसकी कम निकल आई। Explain 3 reasons why B Limited should change the method of allocating to overheads to activity based costing। क्यों ऐसा क्यों करना चाहिए? 3 रीजंस बताने। नंबर 1 वजह। पहली बात तो हाँ एक तो अरीब बता रहा है, स्टार्ट यहीं से लेते हैं सर। ये ज़्यादा एक्यूरेट है, इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी है। दूसरा मोर एक्यूरेसी की वजह से सर आपकी कॉस्ट क्या आएगी? अप्रोप्रिएट कॉस्ट आएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लाइक हाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट आएगी। अच्छा जब ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट आएगी तो जवाब दीजिए उससे क्या फ़ायदा होगा? सर उससे फ़ायदा ये होगा आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो एक्यूरेट आएगी। सर ये तो एक ही में सारे लिख दिए आपने, क्योंकि आगे बहुत सारे हैं इसके लाइक रीजंस। नंबर 2 रीज़न क्या है सर? बाय अप्लाइंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जब आप अप्लाई करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाती है किसकी? एक्टिविटीज़ की। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ की। और जो एक्टिविटी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होती, जो एक्टिविटी आपके लिए क्या नहीं होती, नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, उस एक्टिविटी को आप क्या कर देते हैं सर? उसको आप डिसकंटिन्यू कर देते हैं। ये बात भी इसी में लिखेंगे आप, उसको आप डिसकंटिन्यू कर देते हैं। एक्टिविटी की वजह से चीज़ें सही होती हैं, स्ट्रीमलाइंड होती हैं। तीसरी बात बताएगा कोई? व्हाई टू चूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग? रियलिस्टिक हो जाती है ताकि फिर मोटिवेटेड रहते हैं वर्कर। वेरी गुड सर, ये रियलिस्टिक है ज़्यादा, इससे ना लेबर की मोटिवेशन का ताल्लुक भी है। और फिर दूसरी बात सर, आप बिला वजह किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट किसी और प्रोडक्ट से निकाल रहे हैं तो उसका मतलब है इनअप्रोप्रिएटली डिस्ट्रीब्यूटेड कॉस्ट थी पहले, अब वो ज़्यादा अप्रोप्रिएटली डिस्ट्रीब्यूटेड कॉस्ट है। तो इसका मतलब है बिला वजह आप जो है ये सोच रहे थे यार वो प्रोडक्ट मुझे महंगी पड़ती है, हालांकि वो सस्ती पड़ती थी।
आपकी प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग में फर्क पड़ जाएगा, है ना, ऐसा ही। तो ज्यादा एक्यूरेट और रियल कॉस्ट निकालने से आपकी प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के अंदर सर चेंज आ जाएगा। तो यू शुड गो फॉर दिस। आ रही है बात समझ में? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपको यूज करनी चाहिए, राइट। आगे बढ़ूं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ, बल्कि अभी भी कुछ बाकी है। सर लिखा, इट हैज बीन सजेस्टेड दैट द कस्टमर विल नॉट एक्सेप्ट द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ओमेगा एंड डायरेक्टर्स आर देयरफॉर कंसीडरिंग चेंजिंग द प्रॉफिट मार्जिन टू 60 and 30 ऑन ओमेगा। अच्छा, लिखा हुआ कैलकुलेट द न्यू टोटल प्रॉफिट। यार कर लोगे ना, या मैं करवा के दिखाऊंगा आपको कैसे करेंगे? एक पे 1.6 लगाएंगे, एक पे 1.3 लगाएंगे, नई प्राइस आएगी, 2 मार्क्स आपको दे देगा। गिव 2 रीजंस व्हाई बी लिमिटेड शुड अडॉप्ट दिस चेंज। क्यों करना चाहिए? 20,000 जो आपका अल्फा है उसकी आप यूनिट्स 20,000 बेचते हैं, उसकी डिमांड ज्यादा है, दूसरे वाले की डिमांड कम है। अगर आप उस पर 30% और उस पर 60% लगाएंगे तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, जब प्राइस निकल आएगी तो आपको समझ में आएगा। वैसे ज्यादा अच्छा न्यू टोटल प्रॉफिट पे आपको समझ में आएगा, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है कैलकुलेट द न्यू टोटल प्रॉफिट। प्रॉफिट मांग रहे हैं वो। अब आप 1.6 नहीं लगा सकते, अब आप 0.6 लगाएंगे। हमजा करके दिखाऊं ये सॉल्व किया? अलीना बात समझ में आई? जो तुम पहले कह रही थी कि वो मांग रहा है, अब ये कह रहा है 60% निकाल के बताओ। 160% नहीं निकालना है। तो आपको ये बताना है कि सर क्यों ये चेंज अडॉप्ट करना चाहिए। भाई एक वैसे ही ऑलरेडी क्वांटिटी डिमांडेड एक की ज्यादा है, जिसकी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है आप उसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ाएंगे, शायद फर्क ना पड़े। लेकिन जिसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम है, अगर आप उसको ऊपर कम परसेंटेज लगाएंगे तो हो सकता है उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाए। ऐसा ही है ना हमजा? मैंने एक चीज के ऊपर पहले 50% का मार्जिन लगाया हुआ था, अब मैंने उसके ऊपर 30% का मार्जिन लगाया, तो हो सकता है उसकी सेलिंग प्राइस कम हो जाए, जिसकी वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाए, बढ़ जाए। और एक की 20,000 की क्वांटिटी डिमांड है ऑलरेडी, अगर उसको आप थोड़ी सी प्राइस बढ़ाते भी हैं तो इतना ज्यादा फर्क उस पर शायद ना पड़े, अगर वो अपनी प्राइस के करीब करीब है। वो आप निकाल के दिखाएंगे, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ये तो मैं एंड में भी डिस्कस करूंगा पास पेपर्स कराने से पहले। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ जरा, ये तो कम से कम हम आज कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 6 फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। निकालो भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 4। एक और क्वेश्चन पास पेपर का करा रहा हूँ मैं आपको, इसको कराते ही ना मजे की बात बता रहा हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई आपकी। आज आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग कंप्लीट हो रही है। मैं तो एडिशनल आपको कल एक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं आपको नया टॉपिक स्टार्ट कराता हूँ परसों से, लेकिन यहाँ तक आपने कॉस्ट कवर कर ली। अब आपके 2 टॉपिक्स बचे हैं, वो बचे हैं सर आपकी मेजर अकाउंटिंग फाइनेंशियल से, बिजनेस परचेज एंड मर्जर और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल कैश फ्लोज, रेशोज लिमिटेड कंपनी बचा है। कर लेंगे आप आराम से आराम। A2 देगा, A2 इज इजी, एएस वॉज चैलेंजिंग। एएस में बहुत सारे टॉपिक थे, 20 से ऊपर थे, यहाँ टोटल 11 है। जाहिर सी बात है बहुत फर्क पड़ता है इससे, वो करते करते खत्म नहीं हो रही थी, आखिर तक की हमने, ये अभी खत्म हो रही है। कॉस्टिंग खत्म हो गई, बड़ी बात हो गई। सर पीएमडब्ल्यू लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी, इट प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आगे लिखा हुआ है प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और आगे लिखा हुआ है सर सेल्स की वैल्यू गिवन है 20,000, और फिर 1,80,000 सर यूनिट्स गिवन है आपके पास, सेलिंग प्राइस गिवन है पर यूनिट आपके पास 12, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट गिवन है आपके पास 3.2, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट आपके पास गिवन है 4.9, डायरेक्ट लेबर आपके पास गिवन है 1.8, फिर आपके पास गिवन है 2.1। टू ओवरहेड्स अमाउंटेड टू 300,000, दीज आर करंटली अपॉर्शन टू द प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ टोटल सेल्स वैल्यू। रुक जाएगा जरा, इंटरनेट कनेक्ट हो जाए। टोटल ओवरहेड्स अमाउंटेड टू 300,000, टोटल ओवरहेड्स जो है वो आपके अमाउंटेड टू है टोटल 300,000 तक के। ये हुआ क्यों? ओ डन। क्या मेरी आवाज क्लियर है सबको? एम आई ऑडिबल? यस। चलें सर, अब उसके बाद क्वेश्चन में चेक करें, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओवरहेड्स अपॉर्शन टू ईच प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने अपॉर्शन करना है। सर जरा जब तक आप इसको खुद से ट्राई कीजिए, मैं आपको 2 मिनट में इसका सोल्यूशन दे रहा हूँ, खुद से ट्राई करें जरा इसको। अच्छा जी, अब मैं आपके साथ साथ काम शुरू करूँ। सर सबसे पहले कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओवरहेड्स अपॉर्शन, ओवरहेड्स की वैल्यू मांग रहा है बस, ये ज़्यादा लंबी कहानी नहीं कर रहा। सर लिखा है टोटल ओवरहेड्स आपके पास ये गिवन है, तो ईच प्रोडक्ट भी मांग रहा है। सर सबसे पहले तो आपने ये देखा आके कि आपके पास 20,000 यूनिट्स और 18,000 यूनिट्स गिवन है। अपॉर्शन ऑन द बेसिस ऑफ टोटल सेल्स वैल्यू, वैल्यू के ऊपर आपने अपॉर्शन करना है। तो पहले तो टोटल सेल्स वैल्यू में निकालूंगा कैसे सर? मैं इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। आंसर निकालिए पहले इसका। कर सकते हैं, वैल्यू निकाल लो तो अच्छा है। 20,000 इंटू 12 करो, है 2,40,000। एक बात बोलो ना, जो वो बोल रहा है बस वो करो, एग्जाम में ना मैथ्स मत लगाना। तब बी पे जाओ, बी का आंसर बताओ। 180 18 इंटू 20
360। सर इसका आंसर आ गया आपके पास 360। सर इन दोनों सेल्स वैल्यू को ऐड कर दीजिए 600,000। सर इसका आंसर आ गया आपके पास 600,000। तो मैंने दोनों को ऐड कर लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है वैल्यू ऑफ द अपॉर्चनमेंट आपने बतानी है। सर कोई भी मुश्किल बात ही नहीं रही फिर अब तो। सर मैंने कहा सर प्रोडक्ट ए की बात करूंगा और यहाँ पे प्रोडक्ट बी की बात करूंगा। प्रोडक्ट ए के लिए मैं सर आके यहाँ पे लिखूंगा ओवरहेड्स, और मैं यहाँ ओवरहेड्स को सर जब अपॉर्शन करूंगा तो मैं लिखूंगा आके यहाँ पे 300,000 मल्टीप्लाई बाय 240 अपॉन 600। आंसर निकालिए सर इसका 1,20,000। तो दूसरे का आंसर 180 आना चाहिए। ट्राई करके देख लें, इतना ही आएगा। 360 डिवाइडेड बाय 600। आंसर क्या आ रहा है सर 180। ओवरहेड्स निकाल लिया सर मैंने। क्वेश्चन इस काम के आपको 5 मार्क्स दे रहा है सर। इतने से के 5 मार्क्स, ये भी तो वर्किंग है ना साथ में, ये वर्किंग भी तो है वैल्यू वाली, उसको नहीं छोड़ सकते आप। अच्छा तुम क्या चाह रहे थे? तुम यूनिट से निकालना चाह रहे थे तो गलत आया होगा। मैं तुमसे होशियार हूँ, पूछो क्यों? मैं 12 और 20 से निकालता मैथ्स में। सेलिंग प्राइस अप्लाई करता, सेम आता। मैंने सोचा था तुम ऐसा कर लोगे, लेकिन मैं 12 और 20 से निकालता। सेल्स वैल्यू पे प्राइस कनेक्टेड है। कैसा हमजा? चलो आगे बढ़े सर। मैथ्स ऐसी लॉजिक्स सर। लिखा हुआ है कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस पर यूनिट फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट या लॉस आपने कैलकुलेट करके दिखाना है। अब है सर ये इसका है 5 मार्क्स का एरिया सर। कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस पर यूनिट फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट। मैं कहूँगा सर प्रोडक्ट ए, यहाँ मैंने लिखा आगे सर इसके अंदर प्रोडक्ट ए, यहाँ मैंने लिखा सर आगे इसके अंदर प्रोडक्ट बी। प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट। फिर सबसे पहले मैं इसके अंदर लिखूंगा डीएम, फिर मैं लिखूंगा सर डीएल। डीएम की वैल्यू बताएगा कोई मुझे बॉस? डायरेक्ट मटेरियल कितने का गिवन है? 3.2। और डीएम फॉर बी यहाँ लिखेंगे सर आगे 4.9। तो सर दोनों मैंने लिख दिए। सर डॉलर दूसरा बताइए सर 1.8 और 2.1। सर इन दोनों को मैंने आपस में कर दिया सर प्लस। आंसर बताएंगे सर इसका? 5 और इसका होगा सर आपके पास 7। फिर सर आप ओवरहेड्स पे बात करेंगे। ऐड करूंगा सर मैं इसके अंदर ओवरहेड्स। अब देखिए क्वेश्चन में फॉर ईच यूनिट बोल रहा है ये यूनिट। तो 1,20,000 सर मैंने अपॉर्शन किया है ना। अब मैं इसका यूनिट निकालना चाहूँ तो क्या करूँ? इसको किससे डिवाइड कर दूंगा? डिवाइडेड बाय करना चाहिए मुझे है ना। 20,000 से डिवाइड कर दें सर। इसका आंसर बताएं। इसका आंसर आ गया मेरे पास 6। दूसरे का आंसर निकालेंगे सर। 1,80,000 को डिवाइड कर देंगे सर 18,000 यूनिट से। क्या आ रहा है? 10। सर यहाँ इसका आंसर लिख देंगे सर आप आगे। इसका आंसर यहाँ पे मेंशन करेंगे 10। सर दोनों को जरा आप प्लस करके देख लीजिए सर। 5 और 6 को प्लस कीजिए सर, आंसर चेक कीजिए 11। इनको प्लस कीजिए सर, आंसर कितना आ रहा है आपके पास? 17 आ रहा है ना। सही जनाब, सही आंसर ये क्या है? आंसर ये क्या है? आंसर चेक करो। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को ऐड किया, प्राइम कॉस्ट आई। प्राइम कॉस्ट में मैंने ओवरहेड्स को ऐड किया, आंसर आया। चेक करो तुम्हारा टोटल आंसर क्या है। हमजा एक मिनट आंसर निकालो, चेक करो सही है ना। हमजा एक मिनट आंसर निकालो बुकलेट का, चेक करो ये 11 और 17 ही है। अरीब आंसर आ गया। अरीब डन, आंसर आ गया। चेक करो चेक करो। अरीब आवाज कट रही है यार तुम्हारी आज। तो कुछ ऐड हाँ बहुत ज्यादा आवाज क्लिक कर रही है तुम्हारी। 4 पर यूनिट आंसर चेक कर लेना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सही हो गया सर। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई आपके पास सर। उसमें अब आप जाके ऐड करेंगे सर। आप क्या चीज़ आपको निकालना चाहिए? क्या? प्रॉफिट। जैसे ही मैं प्रॉफिट ऐड करूंगा तो सर क्या बन जाएगा सर? वो मेरे लिए सेलिंग प्राइस। मैं दोनों चीज़ें निकाल रहा हूँ यहाँ पे, प्रॉफिट पे छोड़ दूंगा सर। प्रॉफिट के एक ही बात है ना सर, सेलिंग प्राइस निकाल के तो मैं यहीं छोड़ दूंगा इसको। सर मैं कह रहा हूँ सेलिंग प्राइस कितनी गिवन है सर मेरे पास? 12 और ये कितनी गिवन है? 20। तो सर मैं यहाँ लिखता हूँ आके
यहाँ लिखूंगा मैं सेलिंग प्राइस कितनी 12 और यहाँ लिखूंगा मैं सेलिंग प्राइस कितनी आगे 20। तो इसके जो बीच का एरिया है वो क्या है मेरे लिए सर, $1 मेरा प्रॉफिट है और यहाँ लिखूंगा सर मैं $3 मेरा प्रॉफिट है। तो मैंने प्रॉफिट निकाल लिया। सर ऐसे क्यों बनाई आपने स्टेटमेंट? आपके पास जब सेलिंग प्राइस मौजूद थी तो आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट माइनस करते आंसर निकालते। बस मैंने ऐसे बनाई। इससे कोई एग्जामिनर को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मेरी बात समझ में आई? मैंने सेट कहा एग्जामिनर ने भी ऐसी बनाई है शायद। तो जो भी जैसा भी बना रहा है वो सही कर रहा है। प्रॉफिट आप सबसे लास्ट में निकालें तो भी ठीक। यानी अलीना मैं ये कह रहा हूँ सेलिंग प्राइस को सबसे टॉप पे रखते और सारी कॉस्ट को माइनस कर दे तो भी प्रॉफिट आता। ये भी ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? प्रॉफिट का वैल्यूज कहाँ से आए बेटा डिफरेंस है 11 और 12 का डिफरेंस है, 17 और 20 का डिफरेंस है, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है। ओके आगे देखें सर क्वेश्चन में लिखा हुआ बैरल द अकाउंटेंट हैज एनालाइज्ड द ओवरहेड्स। शी डिस्कवर्ड दैट द टोटल ऑफ 300,000 इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ डिलीवरी टू कस्टमर्स एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज अवेलेबल। एनालिसिस ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड। ये बड़ा ट्रिकी सा था लेकिन ये कि बच्चों को समझ में थोड़ी देर में आ गया। आप भी पढ़ोगे आपको भी आएगा। ऑर्डर रिसीव्ड अगर हो रहे हो आपके पास मोर देन 100 यूनिट्स वाले तो वो ऐसे ऑर्डर्स होते हैं आपके पास 17 और 23। टोटल आपके पास कितने ऑर्डर्स बनते हैं ऐसे जो कि 100 यूनिट से ज्यादा के होते हैं? वो कितने होते हैं? 40। दूसरी तरफ वो कह रहा है ऑर्डर रिसीव फॉर 100 यूनिट्स और फ्यूअर लेस देन 100 यूनिट्स। आपके पास 664 446 ऑर्डर्स होते हैं, टोटल मिला के 111 बनते हैं। प्रोडक्ट ए के लिए टोटल ऑर्डर आपके पास कितने का बनता है? 681। और प्रोडक्ट बी के लिए आपके पास ऑर्डर कितने का बनता है? 469। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी अमाउंटेड टू $30 पर ऑर्डर फॉर द ऑर्डर रिसीव मोर देन 100 यूनिट्स। अगर 100 यूनिट से ज्यादा का ऑर्डर आ जाए आपके पास तो उसकी कॉस्ट ऑफ डिलीवरी होती है आपके पास कितने की? $30। इसका मतलब कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये 17 को 30 से मल्टीप्लाई कर दें। वो ऑर्डर जो कि 100 यूनिट से ज्यादा के होते हैं उन पे आपको डिलीवरी कॉस्ट कितने का पड़ता है? उन पे आपको डिलीवरी कॉस्ट पड़ता है $30 का। तो वो हैं कितने हमजा? वो हैं हमारे पास 17। दूसरी तरफ सर दूसरे वाले के 23 अभी पढ़ते जाते हैं। $20 आप जब पे करेंगे जब आप लेस देन 100 यूनिट्स पे काम करेंगे, ऐसा ही है। फिर लिखा हुआ है ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट अमाउंटेड टू $25 पर ऑर्डर इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द ऑर्डर। ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट है ये। तो इसका मतलब है पहली कॉस्ट क्या है? डिलीवरी कॉस्ट। दूसरी कॉस्ट क्या है? ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट। बाकी कह रहा है रिमेनिंग ओवरहेड्स, बाकी जितने भी रिमेनिंग ओवरहेड्स हैं उनको अपॉर्शन कर दो टोटल सेल्स यूनिट्स के साथ। कोई मुश्किल बात नहीं, इतना मुश्किल नहीं है, समझें। कैलकुलेट द टोटल ओवरहेड्स अपॉर्शन टू। फिर दोबारा ओवरहेड्स के बारे में आया, सुने। अब मैंने हेडिंग सिर्फ ओवरहेड्स की डाली, सुनिएगा और यहां देखिएगा। ओवरहेड्स या ओवरहेड्स ही लिख दें तो भी काफी, ओवरहेड एनालिसिस लिख दें तो भी काफी है। सुनिएगा सर, एक प्रोडक्ट आपके पास क्या है? ए। एक प्रोडक्ट है आपके पास बी। ये कह रहा है, ये अब सुनो, दिमाग लगाना, थोड़ी सी यूनिक बात कह रहा है ये। ये कह रहा है आपके पास डिलीवरी कॉस्ट है अबव 100 यूनिट्स वाली और एक आपके पास डिलीवरी कॉस्ट है बिलो 100 यूनिट्स वाली। सर ये आपको कैसे पता लगा? मैंने एक एक करके ये पढ़ा स्टेप बाय स्टेप। फिर सर एक मेरे पास ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, उसको कोई 100-200 की नहीं चक्कर में। फिर आगे मेरे पास ओवरहेड्स हैं जो कि फर्दर ओवरहेड्स हैं, है ना। अब आते हैं सर इस पे। अब जरा यहां कैलकुलेट कीजिए, 30 को 17 से मल्टीप्लाई कीजिए, 30 इंटू 17, आंसर चेक करें, 510। फिर सर 30 इंटू 23 कीजिए, 690 यहां गया। अब लेस देन वाले पे काम करें, 30 इंटू 664, हाँ 20 नहीं, हाँ 20, सॉरी 20, ये 20। क्या आंसर आया आपके पास? 13,280। नेक्स्ट पे जाएं सर, 8920। अब यहाँ पे आ जाए ऑर्डर प्रोसेसिंग पे, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ? टोटल से, 681 से और 469 से। तो 681 को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17,025। दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11725। अब कैलकुलेटर खोलिए, कैलकुलेटर में लिखिए 300,000 टोटल ओवरहेड्स, माइनस कीजिए उसमें से ए, माइनस कीजिए उसमें से बी। 3 लाख में से ए और बी दोनों के जितने भी ओवरहेड्स हैं सबको माइनस कर दीजिए, जो बच जाए वो मुझे बताइएगा।
27125 दोबारा अब लिखो, गलत है, फिर पढ़ना। 27125, हाँ 1250, अब सही है 27125। अब ये इसको कह रहा है कि आप इसको इसके सेल्स यूनिट्स के हिसाब से स्प्लिट कर दें। अब हमजा वाली बात है, ए के यूनिट्स पढ़े कितने, यूनिट्स ऊपर क्वेश्चन में सबसे पहले सेल्स इन यूनिट्स, सेल यूनिट्स में 20,000 और 18,000, 20 अपॉन क्या कर देंगे सर 38, और दूसरे वाले पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे सर 18 अपॉन 38। इस तरह से सर इसको स्प्लिट करना है। क्वेश्चन में लिखा है रिमेनिंग ओवरहेड्स इज टू बी स्प्लिट अमंग द ऑल द अदर इन द अपॉर्शनमेंट ऑफ सेल्स इन यूनिट्स। आ रही है बात समझ में? मैंने फिर सेल्स इन यूनिट्स लेके इनको डिवाइड किया। सेल्स इन यूनिट्स का आंसर निकाल लीजिए सर इसका। हाँ राउंड कर देंगे, कोई मसला नहीं है। एक को अप कर दो, एक को डाउन कर दो। 11434 2.1 20 कर दो इसको, 2 कर दो उसको, छोड़ो आगे बढ़ो दूसरे में, उसको एक राउंड अप कर देना। वन 102,908 सर इन सबको और इन सबको प्लस कर लीजिए। सर ये 27125 कहाँ से आया सर? बेटा इन सारी वैल्यूज को जिनको मैंने अभी हाईलाइट किया है, इन सारी वैल्यूज को मैंने 3 लाख में से माइनस करना है। 3 लाख में से नहीं गलत किया भाई, दोबारा करो। मैं बोल रहा था उस बी के वैल्यू गलत है। ये दोनों सर्किल्स माइनस करने हैं। क्या आंसर आ रहा है फिर से बताइए? मैं रुका भी था, बोला कुछ वैल्यू सुनी से नहीं है। रिपीट करें भाई, दोबारा निकालें सर ये वैल्यूज। इन दोनों सर्कल्स को 3 लाख में से माइनस कीजिए। जो आंसर आए पहले मुझे बताइए। अब सही है 247,850। कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करो इसको जल्दी से 20 अपॉन 38। व्हाट इज द आंसर? वन 130,447। अब एक्यूरेट आई है। दूसरे का आंसर निकालिए। वन 117,403। अब दोनों को प्लस कर लें सर आप, तो इससे आपके ओवरहेड्स आ जाएंगे। खाली ओवरहेड्स की बात हुई है अभी, और कुछ नहीं निकल रहा है इससे। 161,262। यहाँ का आंसर भी निकाल लीजिए दूसरी साइड वाला। 138,738। सर ये आंसर आ गया इसका। यहाँ तक सर आपने काम कर लिया। अरीब डन है, बात समझ में आई अरीब? चले अब उसके बाद सर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द रिवाइज प्रॉफिट पर यूनिट। अब आपने रिवाइज प्रॉफिट निकाल लेंगे ना अब तो, मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं है। रिवाइज प्रॉफिट निकालने के लिए सेम आपने काम करना है। पहले आपने क्या किया हुआ था, पहले आपने सेलिंग प्राइस से माइनस किया था, अब दोबारा आप उसी सेलिंग प्राइस से माइनस करेंगे। मगर रिवाइज प्रॉफिट निकालने के लिए पहले आप क्या करेंगे, चले मैं आपको एक काम करके दिखाता हूँ। रिवाइज प्रॉफिट निकालना है दूसरे अंदाज से करते हैं। ए, फिर निकालता हूँ मैं बी। अब मैं दूसरे अंदाज से करता हूँ। सबसे पहले सर मैं रखता हूँ सेलिंग प्राइस। सर जवाब दीजिए, पहले आपकी सेलिंग प्राइस इसकी कितनी थी? फर्स्ट वन की सेलिंग प्राइस कितनी है सर 12, और दूसरे की सेलिंग प्राइस कितनी है सर आपके पास 20। वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आया। फिर सर उसके फौरन बाद आपके पास क्या आएगा, उसके बाद आएगा आपके पास डीएम डायरेक्ट मटेरियल, फिर आएगा आपके पास डीएल डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल कितने का है सर क्वेश्चन में? डायरेक्ट मटेरियल है सर आपके पास 3.2 और 1.8। यहाँ लिखेंगे सर 3.2 माइनस करेंगे, और यहाँ लिखेंगे 1.8 उसको भी माइनस करेंगे। और बताइएगा सर क्वेश्चन में दूसरी तरफ वाला बताइए। अगर 3.2 है, दूसरा कौन सा है? 4.9 और दूसरा 2.1। सर इसको भी माइनस कर देंगे। फिर आपके पास क्या आ जाएगा सर? फिर आपके पास आ जाएगा ओवरहेड्स। लेकिन अब ओवरहेड्स को आप किस तरह रखेंगे? सुने, डायरेक्ट ओवरहेड्स मत रख दीजिएगा टोटल करके। आपके पास टोटल क्या आ रहा है? ओवरहेड्स का टोटल ये आ रहा है।
इनको आप नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे। इसको नंबर ऑफ यूनिट कितने चाहिए सर? 20,000। आप इसे 20,000 से डिवाइड करेंगे। इसको कितने से डिवाइड करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे 18,000 से। तो कॉस्ट पर आपके पास यूनिट आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है सर? 8.06। ये माइनस होगा और दूसरा चेक कर लें सर। 7.71। ऐसे ही किया है ना डिवाइड, यही आ रहा है। सही है सर। सबको माइनस कर दीजिए सर, चेक करें प्रॉफिट क्या है। 1.06 नेगेटिव। चेक करो भाई सब लोग, नेगेटिव में आ गया प्रॉफिट, लॉस हो गया। तो दूसरे वाले का आंसर निकालिएगा सर। कितना? 5.29 सर, ये आ गया पॉजिटिव। तो एक पे तो प्रॉफिट हो रहा है और एक पे आपको लॉस हो रहा है भाई। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे स्विच कर जाए, वरना आप तबाही ले आएंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक हो गया ना ये कहानी? यहाँ तक की बात क्लियर है सर? उसके बाद देखें क्वेश्चन में नीचे लिखा है बैरल बिलीव्स दैट हर मेथड ऑफ अपॉर्शनमेंट ओवरहेड्स आर is more realistic than the current method. She has recommended to directors that the method should change in future. Discuss yes should change. वही पॉजिटिव नेगेटिव आपने दोनों सुनाने इसके। कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है सर? इन कॉस्ट पूल क्या होता है? कॉस्ट ड्राइवर पढ़ाया था मैंने आपको। अ फैक्टर दैट कॉजेस अ चेंज इन कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी, दिस इज कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट पूल वो होता है लोकेशन ऑफ कॉस्ट इन। हाँ, तो आप दोनों डेफिनेशंस मैंने आपको लेक्चर 1 में एक्टिविटी में पहले लिखवाई हैं। अभी खत्म नहीं हुआ ये टॉपिक। I have to discuss question number 5 and then we will complete this. एक क्लास और रह गई है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर उसके बाद इसे ख़त्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।